नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स का जो पिछले काफ़ी समय से अपने यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि आयोग ने, यूके ट्रिपल एस सी ने अपने 2026 का ईयरली कैलेंडर जारी किया है, जिसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स जो अलग अलग समय पर कंडक्ट किए जाने हैं और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी अलग अलग पोस्ट है, उसका एक ब्यौरा आयोग ने क्या किया है, एक एग्ज़ाम कैलेंडर में इशू किया है, जारी किया है। ठीक है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो पिछले कई समय से अपने प्रिपरेशन को जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं पहला एग्ज़ाम 31 मई को है और आखिरी एग्ज़ाम 20 दिसंबर 2026 को है। मतलब ठीक ठाक टाइम है। अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 20 दिसंबर तक लगभग आप 2 बार क्या कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है ना? तो अगर आप सिंसियर हैं और अपने एग्ज़ाम्स को लेके क्या है, आप ये एक्चुअली में चाहते हैं कि आप अपने इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एकलव्य आईएएस अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। एकलव्य आईएएस अकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये वो नोट्स हैं जो PYQs, जो कि आयोग ने पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको समझ के कि किस तरीके से किस पैटर्न पर पूछ रहा है, इनको ध्यान में रखते हुए फैक्चुअल नोट्स बनाए गए हैं। साथ साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगी क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के साथ साथ आपको वीकली टेस्ट, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं और आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो सही भी है या फिर नहीं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपको इस सब कुछ में भी अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अभी कहीं शॉर्ट रह रही है, तो टेस्ट सीरीज, ठीक है, एक फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग ये एक्चुअल अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक हो रही है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों को इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वीडियोस में नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप लोग देहरादून में हैं तो आप लोग इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको सारी इंक्वायरी, आपको सारी डिटेल्स एग्जाम्स के बारे में बता दी जाएगी। ठीक है ना? अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, बैजेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी मोड में आप लोगों के पास क्या है, ये बैजेस अवेलेबल है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पिछली कुछ क्लासेस से, पिछली कुछ वीडियोस से डिस्कस कर रहे हैं आपके यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, कुछ की फीचर्स, जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को बड़े बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। एसएससी एग्जाम्स, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स, जैसे आप लोगों के राज्य में पटवारी का एग्जाम है जो नेक्स्ट पेंडिंग है, हालांकि एक री एग्जाम है, लेकिन इसके बाद भी जस्ट वैकेंसीज आएंगी और आगे जो एग्जाम होगा, उत्तराखंड एसआई का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, लोअर पीसीएस के एग्जाम, जिनके प्री आपके क्या है, फैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, कंप्लीट फैक्चुअल बेसिस पे होते हैं। तो इन सब के लिए द एकलव्य आईएएस अकेडमी ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि यहाँ पर आपको सारे जो PYQs हैं, पिछले जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसका एक डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा। उससे रिलेटेड नेक्स्ट आगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, कुछ नए पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर। ठीक है, ऑल द फैक्चुअल नोट्स, सभी प्रकार के नोट्स, वन टाइम सोल्यूशन, एक जगह पर, कहीं इधर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक नोट्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, साथ साथ टेस्ट सीरीज जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं, जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं, टेस्ट सीरीज से आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। मॉडर्न टेस्ट सीरीज, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एनरोल करना है, या फिर आप इंस्टीट्यूट आके एक बारी विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इंक्वायरी की जाएगी कि किस तरीके से प्रिपरेशन आपकी आगे की जानी चाहिए। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। नेक्स्ट वहां से आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस जो पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं।
जैसे टाइम दिया हुआ है, सबसे पहले आपको हाईलाइट करनी है चीजें। 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने संघ क्षेत्र, कितने स्टेट्स और कितनी यूटीज थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया गया है, काफी बार रिपीट किया गया है, ठीक है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे 28 राज्य हैं क्या, और कितनी यूटीज हैं, ठीक है, पक्की बात, ठीक है। हाँ, तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास क्या है आज की डेट में अवेलेबल है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 9 है, तो बताओ क्यों नहीं है 9, ठीक है, नीचे कमेंट्स में आप लोगों को बताना है, ठीक। उस समय कितने थे, उस समय थे हमारे पास 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे, 6 यूटीज थे हमारे पास। कब, 1956 में, जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। अब उसके बाद हम जानते हैं अलग अलग टाइम पे हमारे राज्य अलग अलग होते गए, टूटते गए। फिर हमने देखा आर्टिकल 3 एग्जिस्टेंस में आता है, आर्टिकल 2 एग्जिस्टेंस में आता है, आर्टिकल 4 एग्जिस्टेंस में आता है, ठीक है। तो इन सब से क्या करते हैं हमने देखा कि जैसे हम उत्तराखंड की ही बात करें, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, ठीक है। वैसे बहुत सारे राज्य बहुत अलग अलग राज्यों से अलग हुए हैं, ठीक है। तो बढ़ के हमारे पास कितने राज्य हो गए हैं, लगभग दुगना, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये मुश्किल क्वेश्चनों में से है, फैक्चुअल क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए तो मुश्किल हो जाती है, किसी को आइडिया नहीं होगा। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, ठीक है, नेशनल कैपिटल एरिया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष में आया था। अब इसका आंसर आप दे सकते हो क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन देखा हुआ है। पीवाईक्यू से ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नए क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म किए जाते हैं, इस तरीके से नए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1956 में क्या हुआ, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, भाषा के आधार पर। अच्छा, भाषा के आधार पर राज्य बने तो कोई ना कोई राज्य, पहला राज्य जरूर होगा जो भाषा के आधार पर बना, और ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, भारत में नागरिकता। अच्छा, क्वेश्चन शिफ्ट कर दिया, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। अच्छा, सिटीजनशिप किन विशेषताओं, मतलब भारत में सिटीजनशिप की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषता सही है। क्या भारत में राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है क्या, नहीं, पहला तो बिल्कुल गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, क्या आप उत्तराखंड के या फिर यूपी के नागरिक हैं, नहीं, ये भी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, बिल्कुल ठीक लग रहा है। भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये भी अभी नहीं है, ठीक है ना। भारत में किसी और देश की नागरिकता एक्सेप्ट, मतलब भारत का सिटीजन केवल भारत का सिटीजन होगा, ठीक है ना। हाँ, भारत का सिटीजन केवल भारत का सिटीजन होगा, ये आपको ध्यान रखनी है बात। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो जैसे ही आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली, आपकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके पास सबसे बेहतर आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, सभी लोगों ने प्राप्त की है। देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन की जा सकती है, हाँ की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, मतलब कोई एक टेरिटरी है उसको भारत में सबमर्ज कर दिया, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र समाविष्टि, क्षेत्र समाविष्टि इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। लेकिन भारत के बैंक में अगर आप यूएसए से आ गए और भारत के बैंक में आपने धन जमा करा रखा है तो उससे आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपको सीधा सीधा, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल था नहीं। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता, पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा आपके पास फेडरल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, संघीय ढांचा, जिसने ये बात पढ़ी हुई है उसको ये थोड़ा सा आइडिया आ सकता है कि कहां पर ये चीज स्वीकार की गई है। भारत में तो नहीं है, ये आप जानते हो, इतना आप समझ चुके हो। क्या कनाडा में है, कनाडा में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। अच्छा, यहां पर नहीं से अगर आप याद करोगे तो मुश्किल पड़ जाएगी, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। संघीय ढांचा मैंने कहा था, राज्य और केंद्र की शक्तियां बराबर। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे राज्य की नागरिकता भी है और केंद्र की नागरिकता भी है,
तो वो यूएसए की बात है, ठीक है। यूएसए में अगर मैं टेक्सास का रहने वाला हूं तो मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सिटीजन भी हूं और टेक्सास का इंडिविजुअल सिटीजन भी हूं, तो वहां पर द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप एप्लीकेबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन, ठीक है। पहला मौलिक अधिकार है। अब हम मौलिक अधिकारों तक पहुंच चुके हैं। मौलिक अधिकार क्या है जरा बताइए मुझे। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, कोई भी कंडीशन आ जाए मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता। क्या बात सही है? नहीं किए जा सकते हैं भैया, कभी कभी तो कर सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसी को तो कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री सही है क्या? नहीं लग रहा मुझे सही, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित, किसी की इच्छा पर आप क्या कर लोगे? किसी के अधिकारों को निलंबित कर लोगे? नहीं। कभी भी अगर आप आपातकालीन इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है उन ही केसेस में, अब वो इमरजेंसी की सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, उन इमरजेंसी के केसेस में ही क्या कर सकते हैं, आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, वो भी कुछ कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे मौलिक अधिकार गायब कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, दैट इज इट, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी देखो, आप लोग देख रहे होंगे कि कोर फैक्ट नहीं है, कोर फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने में ही इंसान फंसता है, फैक्ट हमको पता होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15 में। एक मूल अधिकार है जिसे इसके किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बना दी, सीधा सीधा ये पूछ लेता कि आर्टिकल 15 इनमें से किसके अंडर आता है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आता है? नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है? नहीं। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार में? नहीं। समानता के अधिकार में आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है क्या कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा किन आधारों पर? रेस, ठीक है, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन, धर्म के आधार पर। इन आधारों पर राज्य क्या नहीं करेगा? कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। इस पर एक पूरी मूवी बनी हुई है, ठीक है ना, आप चाहे तो मूवी देख सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 15 नाम से ही, आर्टिकल 15 नाम से ही क्या है, मूवी बनी हुई है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत सारे सवाल बनते हैं। का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? अब बताओ। आर्टिकल 13 रिलेट करता है मौलिक अधिकारों से, क्योंकि हम देखते हैं आर्टिकल 12 से मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं और कहां तक जाते हैं? आर्टिकल 35 तक जाते हैं, ठीक है। हालांकि हम इंपॉर्टेंट बोलते हुए 14 से शुरू करते हैं और 32 पे खत्म कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आर्टिकल 12, 13 भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूं आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 के दो पार्ट है, ठीक है ना। आर्टिकल 13 ने ऐसा कहा, पहले पार्ट, कि 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी कानून है, कोई भी लॉ है, कोई भी बाई लॉ है, ठीक है, कोई भी प्रपोजल है जो क्या करता है, किसी भी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता है 26 जनवरी 1950 से पहले, तो वो 26 जनवरी 1950 के दिन नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात समझ में आ गई, सिंपल है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भी अगर कोई कानून या कोई कानून का हिस्सा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है हमको, तो वो नल एंड वॉइड, वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। अच्छा, स्वतः तो रद्द नहीं होता, स्वतः तो कुछ भी रद्द नहीं होता, किसी न किसी को शक्ति तो दी गई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकते हैं, सारे लॉज को, कानूनों को जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 हमें कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, कनेक्टेड लग रहा है। तो अगर कभी क्वेश्चन घुमा के आए, बदल के आए कि किससे रिलेटेड है भैया, तो आपको पता होना चाहिए न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 में भी मेंशन किया हुआ है सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक। अब क्वेश्चन फिर फैक्चुअल क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान में अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी
का उन्मूलन किया गया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। आर्टिकल 17 सीधा सीधा आंसर। आर्टिकल 14 हमने क्या देखा, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान वितरण, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है, आजकल बहुत न्यूज में है, बहुत न्यूज में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में है स्वतंत्रता, ठीक है ना, स्वतंत्र 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 में, ठीक। फिर निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। क्या नहीं, किस कारण से नहीं लगाया जा सकता। अगर संप्रभुत्व पर बात आए, सोवरेनिटी पर बात आए तो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर पर बात आए तो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर न्यायिक अपमान किया, मतलब जुडिशियल कंटेम्प्ट किया, तो जुडिशियल कंटेम्प्ट किया तो भी उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अवांछनीय आलोचना, मतलब अगर किसी ने मेरी आलोचना की या फिर किसी ने किसी एक पर्सन की आलोचना की, ऐसे ही आलोचना कर दी कि यार बढ़िया इंसान नहीं है, तो क्या उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा सकती है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। बाकी सब से क्या हो सकता है, हम रोक लगा सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आएगा कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। मेनका गांधी केस, सीधा सा मेनका गांधी केस ध्यान आता है हमको, ठीक है। तो आर्टिकल विदेश यात्रा है तो आर्टिकल 21, लेकिन अगर इंटर स्टेट मूवमेंट की बात आए तो आर्टिकल 19 आंसर हो जाएगा कि आप राज्य टू राज्य अपने देश में कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, राइट टू मूवमेंट का अधिकार अगर आप बात की जाए तो आर्टिकल 19 आता है। और अगर विदेश यात्रा की बात करें तो आर्टिकल 21 आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, नए क्वेश्चंस हैं जो इस बार पेपर में बन सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, चीज़ें रिवाइज करनी है, ठीक है ना। अगर आप सभी लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट आके विजिट कर सकते हैं ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।